विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम लोग। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्री मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास का जो क्रमबद्ध वृत्तांत है वो सबसे पहले एटकिंसन द्वारा लिखा गया। इसके द्वारा एक अंग्रेज लिख रहा है एटकिंसन उत्तराखंड के इतिहास के बारे में। उत्तराखंड पुरातत्व की दिशा को आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया या जो श्रेय जाता है वो बड़े विद्वान व्यक्ति यशवंत सिंह कठौत जी को जाता है, यशोधर मटपाल जी को जाता है, मदन मोहन जोशी जी को जाता है, मदन भट्ट जी को जाता है, शिव प्रसाद डबराल, चारण घुमक्कड़ी के कारण वो अपना उपनाम जो रखते हैं वो क्या रखते हैं, चारण। शिव प्रसाद डबराल जी को जाता है, केपी नौटियाल जी को। ठीक है, इन विद्वानों के नाम याद रखना है आपने। यशवंत सिंह कठौत जी, यशोधर मटपाल, मनमोहन जोशी जी, मदन भट्ट जी, शिव प्रसाद डबराल जी और केपी नौटियाल जी। ठीक है। हरिद्वार के भादराबाद में ताम्र उपकरण और मृद भांडों की खोज 1951 ईस्वी में हुई। मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन, ताम्र उपकरण मतलब तांबे के उपकरण 1951 ईस्वी में हुई। 1953 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा ने हरिद्वार के भादराबाद से पाषाण उपकरणों और मृद भांडों की खोज की थी। उत्तराखंड से प्राप्त प्रस्तर उपकरणों यानी स्क्रैपर्स, छेनी, कन्नी, ये जो है इनको इतिहासकारों ने फ्लेक वर्ग के अंतर्गत रखा है। स्क्रैपर्स, छेनी, कन्नी। अब यूपीएससी में तो ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं कि फ्लेक वर्ग के अंतर्गत किस किस को रखा जाता है, लेकिन मैंने कहा उत्तराखंड पीसेस के हिसाब से अगर हम पढ़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा कि स्क्रैपर्स, छेनी और कन्नी है किसमें है, फ्लेक वर्ग में। हटवाल घोड़ा शैल चित्र अल्मोड़ा जिले से प्राप्त हुए हैं और ठडुंगा शैल चित्र जो है उत्तरकाशी जिले से प्राप्त हुए हैं। हटवाल घोड़ा शैल चित्र कहाँ है, अल्मोड़ा जिला। ऐसे ठडुंगा शैल चित्र जो है वो कहाँ पर है, उत्तरकाशी जिले में। इतना क्लियर हो गया। सिंगल लाइन क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, हो सकता है कभी वो मैच करने के लिए दे दे। तो द्वारहाट में मुनियों के ढाई पर्वत पर प्राचीन कालीन शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। फिर अब आपसे पूछेगा मुनियों के ढाई पर्वत पर द्वारहाट के निकट पड़ता है, ये प्राचीन कालीन शैल चित्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक हेनवुड को माना जाता है। अब ये क्वेश्चन बना हुआ था अभी किसी पेपर में कि उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक किसे माना जाता है, आंसर हेनवुड को माना जाता है। इन्होंने 1856 ईस्वी में देवीधुरा से महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। देवीधुरा वाराही देवी का मंदिर है यहाँ पर, देवीधुरा, महापाषाणकालीन पुरावशेषों की खोज की। रामगंगा घाटी में पाषाणकालीन अवशेषों की खोज यशोधर मटपाल जी के द्वारा की गई। रामगंगा घाटी के नौला ग्राम में कप मार्क्स यानी ओखली, कप मार्क्स का मतलब होता है ओखली, की खोज यशोधर मटपाल जी ने की। मेहरू उडियार रामगंगा घाटी में है। तो अब ये आप ना मैच करने के हिसाब से याद करते रहिए। जैसे मैंने आपको बताया हटवाल घोड़ा शैल चित्र, ये कहाँ, अल्मोड़ा। डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना है। ठडुंगा शैल चित्र कहाँ, उत्तरकाशी। मुनियों के ढाई ये कहाँ पर, द्वारहाट के आसपास। ऐसे ही मैंने कहा क्या, मेहरू उडियार ये कहाँ पर, रामगंगा घाटी। ठीक है, कपमार्क समझते हैं ना, ओखली। जहां ओखली होगी इसका मतलब मनुष्य वहां पर रहा होगा और उसने कोई ना कोई अनाज क्या होगा, धान कूटा होगा वहां पर। या फिर कभी कभी छोटे छोटे कप मार्क्स भी मिलते हैं, अखरोट तोड़ते हैं उसमें, पहाड़ों में देखा होगा आपने, बड़े प्राचीन होते हैं वो। इसका मतलब कभी आपके पूर्वजों ने बनाए होंगे आपके गांव में, वो क्या उसमें अखरोट रख के तोड़े जाते थे, अखरोट खाते थे पहले जब होते थे, अब तो पता नहीं। आगे कुमाऊं विश्वविद्यालय ने रानीखेत के पास धनखल गांव में 1998 ईस्वी को एमपी जोशी और डॉक्टर डीएस नेगी के संरक्षण में उत्खनन करवाया था। उत्तराखंड से प्राप्त लौह उपकरणों में सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। सर्वाधिक प्राचीन उपकरण लौह फलक है। 5 ताम्र मानव आकृतियों की खोज नैनीताल में 1999 ईस्वी में हुई और मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल से था। मंगोली शैल चित्र का संबंध नैनीताल से। 1986 ईस्वी में अल्मोड़ा जनपद से भी एक ताम्र उपकरण की खोज हुई। मोड़ ध्वज में उत्खनन का कार्य 1887 ईस्वी में एम मरखम द्वारा किया गया। 1919-1920 में दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का अध्ययन किया था, जिन्होंने 1921 ईस्वी में हड़प्पा संस्कृति की भी खोज की थी। दयाराम साहनी
ठीक है। हड़प्पा संस्कृति की खोज किसने की थी? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स ने। तो वही दयाराम साहनी ने उत्तराखंड के मंदिरों का भी अध्ययन किया। 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण कसार देवी शैलाश्रय अल्मोड़ा से मिलता है। तो कसार देवी शैलाश्रय कहाँ है? अल्मोड़ा में। इसमें कितने 14 नृत्यरत आकृतियां मिली हैं, सुंदर चित्रण किया गया है। कसार देवी मंदिर जो है वो कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। इस पर कश्यप पहाड़ी पर स्थित है। बाड़वाला और जगतग्राम में 4 अश्वमेध यज्ञ होने का विवरण मिलता है, जिसमें एक गुप्तकालीन राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। इसका राजा शिव भवानी, हाँ जी, राजा शिव भवानी का जिक्र मिलता है। बाड़वाला और जगतग्राम 4 अश्वमेध यज्ञ। अगला, हरिपुर नामक पुरास्थल देहरादून जिले में स्थित है। मतिपुर नामक पुरास्थल उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पड़ता है। मतिपुर कहां पर? बिजनौर, उत्तर प्रदेश में। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड ऊपरी गंगा घाटी में ताम्र संस्कृति के पश्चात चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का समय था, क्योंकि उत्तराखंड के अलकनंदा घाटी के थापली श्रीनगर में पड़ता है। यमुना घाटी के पुरुला से चित्रित धूसर मृदभांडों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चित्रित धूसर मृदभांडों को बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर्स। पेंटेड ग्रे वेयर मतलब ये मिट्टी के बर्तन होते हैं, उन पर चित्र बने हुए होते हैं। ठीक है। थापली व पुरुला से प्राप्त मृद भांडों पर काले रंग के अनेक प्रकार के चित्र क्षैतिज और अनुलंब रेखाओं में चित्रित किए गए हैं। काले रंग के चित्र, ये ध्यान रखना, काले रंग से चित्र बनाए गए हैं। इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। क्या बताया है? अब भाई जो किंवदंतियां जो होती है ना, वो ऐसे ही नहीं होती है। पांडवों ने आए होंगे ये पक्का है। कहाँ? स्वर्गारोहिणी। क्योंकि महाभारत का युद्ध हुआ, बंधु बांधवों की हत्या की, उसके बाद आत्मग्लानि तो हुई होगी कहीं ना कहीं कि हमने अपने बंधु बांधवों की हत्या की। एक एज आती है, फिर जब वृद्धावस्था आती है तो वहां पर पश्चाताप होता है, रिपेंटेंस होता है। तो फिर किसी ने बताया होगा कि भाई अब आप कहाँ जाए? स्वर्गारोहिणी। तो स्वर्गारोहिणी कहाँ है आपका? सतोपंथ स्वर्गारोहिणी। तो लोमश ऋषि के साथ आए वो, है ना। इसका मतलब महाभारत काल में भी क्या महत्व था उत्तराखंड का। आज भी आप देख रहे हैं, आज भी महत्व कम नहीं है देवभूमि का। ठीक है। बस ये है कि निर्माण कार्य जो है वो थोड़ा देखभाल के सिस्मिक जोन पर है हम लोग, है ना। 4 मंजिल से ज्यादा, 4 मंजिल भी खतरनाक है वैसे तो। यहाँ रेक्टर स्केल पे 9 के भूकंप भी आए। 1803 बद्रीनाथ केंद्र था, है ना। 75% जनसंख्या मर गई थी, समझ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा बड़े निर्माण कार्य ठीक नहीं है यहाँ पर। चलो जी, तो इतिहासकार बीबी लाल ने चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को महाभारत कालीन बताया है। भारत में चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृतियों वाले स्थानों में घोड़े के अवशेष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। घोड़े के अवशेष। उत्तर भारत की तरह उत्तराखंड क्षेत्र में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति को लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। लौह युग के प्रचलन का श्रेय जाता है। अब आती है महाश्म संस्कृति। अश्म बोलते हैं चट्टान को, महाअश्म मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों वाली संस्कृति। तो महाअश्म संस्कृति से संबंधित आकृतियां द्वारहाट के चंद्रेश्वर मंदिर के दक्षिण से प्राप्त हुई हैं। यहां से लगभग 200 कप मार्क्स यानी ओखलियां 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे मिले हैं। 12 समानांतर पंक्तियों में खुदे हुए मिले हैं। महाश्म संस्कृति की आकृतियों की खोज 1877 ईस्वी में रिबेट कार्नक द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? रिबेट कार्नक के द्वारा की गई थी। कप मार्क्स का संबंध महाश्म संस्कृति से है, जिसका सर्वप्रथम उल्लेख कार्नक ने किया था। महाश्म संस्कृति का संबंध, कप मार्क्स का संबंध महाश्म संस्कृति से है, इसका उल्लेख किसने किया? कार्नक ने किया। एमपी जोशी ने कुमाऊं से प्राप्त महाश्मकालीन कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किया। टॉक एवं मूल्य जनजाति को महाश्मकालीन बताया गया है। टॉक और मूल्य जनजाति को महाश्मकालीन बताया गया था। पश्चिमी रामगंगा घाटी के नौला ग्राम से डॉक्टर यशोधर मठपाल ने 73 कप मार्क्स खोजे थे। कितने? 73 कप मार्क्स खोजे थे। देवीधुरा में कप मार्क्स की खोज डॉक्टर एमपी जोशी ने की थी। वाराही देवी का मंदिर है देवीधुरा में, वहां पर जो कप मार्क्स मिले उनकी खोज किसने की? डॉक्टर एमपी जोशी ने की। गोपेश्वर के समीप मंडल तथा पश्चिमी नयार घाटी में ग्वाड़ आदि स्थानों पर कप मार्क्स की खोज डॉक्टर यशवंत कठौच ने की थी। किसने? डॉक्टर यशवंत कठौच।
शिष्ट महाश्म संस्कृति में पत्थर से बनी संरचना थी जो मकबरों के रूप में प्रयुक्त होती थी। विशाल शिलाखंडों एवं चट्टानों पर बने ओखली आकार के उथले गोल गड्ढे पुरातत्व विज्ञान में कपमार्क्स कहे जाते हैं। पुरातत्व विज्ञान में उन्हें क्या कहते हैं? कपमार्क्स कहा जाता है, ओखली आकार के उथले हुए गोल गड्ढे। उसके बाद आता है उत्तराखंड की पुरा प्रजातियां, पुरानी जो प्रजातियां उनके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले कोल प्रजाति, उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति कोल को माना जाता है। ये भी क्वेश्चन बना है कहीं उत्तराखंड में कि सबसे पहले कौन सी प्रजाति आई, तो कोल। ठीक है, आज भी कास्ट होती है कोली, कोली कोली, तो ये बोला माना जाता है कि कभी ना कभी उनके पूर्वज क्या कोल प्रजाति से संबंध रखते होंगे। ठीक है, कोल प्रजाति के लोग दिखने में क्रूप व भद्दे थे। पुरा साहित्यिक ग्रंथों में कोल प्रजाति का वर्णन मुंड और शबर नाम से मिलता है। किस नाम से? मुंड और शबर नाम से मिलता है। कोल प्रजाति नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा भी करते थे। कुमार कुमारी प्रथा कोल प्रजाति में मिलती है। इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव दिखाई देता है। कुमार कुमारी प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित है? आंसर कोल प्रजाति में प्रचलित है और इस प्रथा में भूटांतिक प्रभाव भी दिखाई देता है। नेपाल में कोलीय गणतंत्र के शासन की जानकारी मिलती है। आप अगर वैसे भी देखेंगे तो जो महात्मा बुद्ध की माँ थी वो मेरे ख्याल से कोलीय वंश से संबंधित थी। शिव प्रसाद डबराल कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। शिव प्रसाद डबराल चारण जी कोल और मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। ठीक है, उसके बाद अब पढ़ते हैं हम किरात प्रजाति। कोल के बाद उत्तराखंड में किरातों के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। इन्हें किन्नर और कीर भी कहा गया। किन्नर या कीर भी कहा जाता है। स्कंद पुराण में किरातों को भिल्ल कहा गया है। क्या कहा गया है? और इनकी भाषा या बोली मुंडा और इनका जो मुख्य खाद्य था वो सत्तू था। बोली भाषा कैसी थी? मुंडा, और इन्हें मुख्य जो खाद्य था वो क्या था? सत्तू था। ठीक है, आज भी उत्तराखंड में बोलते हैं। माना कोई बच्चा अगर बाल नहीं बना रखे, नहा धो नहीं रखा, ठीक है, बाल बिखरे हुए हैं, तो आज भी बोलते हैं कि तू क्या लग रहा है कि भिल्ल जैसा लग रहा है। कैसा लग रहा है? अब वो आधुनिक लोगों को भी नहीं पता, पर वो किंवदंती मतलब चल रहा है वो बोलने में। या फिर बोलते हैं कि बलार लग रहा है। बलार मतलब बलाहार। जो किसान होगा, जो खेती करेगा, वो मतलब कैसा होगा भाई? जिसने मेहनत की होगी तो वो बहुत उस समय स्मार्ट नहीं लगेगा। तो आज भी बच्चों को क्या बोलते हैं कि भिल्ल बनावा, बलाहार बलार बनावा। तो बलार मतलब बलाहार और भिल्ल मतलब ये। स्कंद पुराण में किरातों को क्या कहा गया है? भिल्ल कहा गया है। इनकी भाषा जो बोली जो थी मुंडा, या इनका मुख्य खाद्य क्या था? सत्तू था। किरात प्रजाति भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति। अब जो पशुपालक होंगे भाई, तो पशु पालने के लिए पशु की तरह मेहनत करनी पड़ती है। जैसे माना आप अगर भैंस पाल रहे हो, गाय पाल रहे हो, तो फिर कोट पैंट पहन के नहीं पाल सकते आप उसको, है ना, या बहुत अच्छे कपड़े पहन के नहीं पाल सकते। उसके लिए तो फिर उनका गोबर भी उठाना, उनको नहलाना भी है, दूध भी निकालना है, तो बहुत मेहनत होती है उसमें। ठीक है, तो भ्रमणकारी पशुपालक व आखेटक जाति थी। महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। अपने नेता शिव, भगवान शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया। किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध विल्लव केदार नामक स्थान में हुआ, जिसे शिव प्रयाग भी कहा जाता है। विल्लव केदार को शिव प्रयाग भी कहा जाता है। बाण भट्ट की कादंबरी रचना में हिमालय क्षेत्र में किरातों के निवास की पुष्टि होती है। बाण भट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि है, वो अपने हर्ष चरित्र में क्या लिखता है? उसने हर्ष चरित्र लिखी है, कादंबरी लिखी। तो कादंबरी में क्या लिखता है? हिमालय क्षेत्र के किरातों के निवास की पुष्टि करता है। बताता है वहां पर कि हिमालय क्षेत्र में किनका निवास है? किरातों का निवास है। कालिदास के रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है। कालिदास के रघुवंश में भी जो महाकाव्य है उसमें किरातों का वर्णन मिलता है। वर्तमान में अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। ये आधुनिक जो शोध हुए उससे पता चला है कि अस्कोट और डीडीहाट नामक स्थानों में किरातों के वंशज रहते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन किरातों को हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति मानते हैं। अब अगर देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन बनेगा, जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति कौन सी है? तब आपने देना आंसर किरात। अगर पूछेंगे शिव प्रसाद डबराल
हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति किसको मानते हैं, तब आपने बोलना कोल और मुंड। तो दोनों आंसर अलग अलग हो गए, दोनों विद्वान है अलग अलग मान रहे हैं। शिव प्रसाद डबराल कोल और मुंड को मान रहे हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो किसको मान रहे हैं, किरातों को मान रहे हैं। इतना समझ में आ गया। वैसे भी आपको क्या लगता है, ये ऑल वेदर रोड, ये सड़कें, ये तो बहुत बाद में बनी। इस क्षेत्र में निवास करना इतना कठिन था क्योंकि भौगोलिक परिस्थितियां बड़ी विषम थी, जलवायु बड़ी विषम थी। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है कि क्या सरवाइव करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, है ना। ये सीढ़ी नुमा खेत, वो जो रास्तों में जो खड़ंचे लगे हुए या जो पहाड़ों को काट कर जो पगडंडियां बना रखी हैं, वो किसने बनाई होंगी, इन्हीं लोगों ने तो बनाई होगी, इन्होंने, जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, अगला खस प्रजाति। कौन, खस प्रजाति। किरातों के बाद उत्तराखंड में खस प्रजाति का उल्लेख मिलता है और खसों को 1885 ईस्वी में शूद्र वर्ग में सम्मिलित किया गया। इसमें महाभारत के सभा पर्व के अनुसार खस लोग महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़े थे। किसकी ओर से, कौरवों की ओर से लड़े थे। राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार उस समय मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था। किसका, खसाधिपति का राज्य था। घर जमाई प्रथा और पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। घर जमाई और पशु बलि प्रथा खसों में प्रचलित थी। खसों की विधवा किसी भी पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, जिसे टिकुआ प्रथा कहा जाता था। क्या कहते थे, टिकुआ प्रथा। किन में प्रचलित थी, खसों में प्रचलित थी। बहुत ताकतवर लोग होते थे ये, क्या थे, ताकतवर लोग थे। और फिर महाभारत का अगर मैं उद्धरण का उल्लेख करूं तो क्या हुआ था कि बंटवारा हुआ था ना सेनाओं का। भगवान कृष्ण ने कहा कि क्या चाहिए, तेरा अक्षुणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। तो दुर्योधन ने कहा मुझे सेना चाहिए, लेकिन अर्जुन ने क्या कहा, मुझे आप चाहिए। तो अर्जुन के साथ कौन गए, भगवान कृष्ण गए। और दुर्योधन ने क्या ले ली, 13 अक्षुणी सेनाएं ले ली। अक्षुण, सोचो नंबर कितना रहा होगा उन सेनाओं का, जिनका नाम ही क्या है, अक्षुण, यानी जिनका क्या ना हो सके, क्षय ना हो सके। अक्षुणी, 13 अक्षुणी सेनाएं। चलो जी, झटेला प्रथा जो थी वो खसों में व्याप्त थी। किसमें, झटेला प्रथा खसों में व्याप्त थी। यदि कोई स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से शादी करती थी तो उसके पहले पति से उत्पन्न पुत्र को झटेला कहा जाता था। क्या कहते थे, झटेला। खस लोग अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान कर देते थे, जिसे देवदासी प्रथा कहा जाता था, जिसे देवदासी प्रथा कहते थे। गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ, तो खसों के समय में हुआ। इसमें खसों के समय में। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं भोटांतिक और शौका प्रजाति। भोटांतिक और शौका, काली नदी घाटी में रहने वाले भोटांतिक प्रजाति को शौका कहा जाता है, जो एक व्यापारिक प्रजाति थी। अब ये सोच लीजिए, इतना कठिन व्यापार करना, हिमालय के दुर्गम रास्तों से जाकर तिब्बत में जाकर व्यापार करना, गमग्या पद्धति और बहुत सारी पद्धतियां पढ़ेंगे आगे चलकर आप। तो उन पद्धतियों से व्यापार करना किनके बस का था, यहीं के मूल निवासियों के बस का था। वो कौन थे, शौका। कौन थे, शौका। ठीक है। 1962 ईस्वी तक भोटिया लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 62 की लड़ाई जब तक भारत चीन की नहीं हुई थी, उससे पहले तिब्बत से व्यापार करते थे। 1914 ईस्वी में हुए तिब्बत व अंग्रेजों के बीच समझौते के आधार पर भोटिया जाति को तिब्बत के व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। तिब्बत के साथ व्यापार करने की छूट प्राप्त हुई। भोटांतिकों की अनेक उपजातियां थी, जैसे गबरियाल, गुंजियाल, मारतौलिया, तौलिया, पांगती, कुटियाल, दताल। अब आपने सुने होंगे उत्तराखंड के जितने भी सीनियर आईएएस हैं वो कौन हैं। जैसे जहां पर आपकी पीसीएस की ट्रेनिंग होगी तो रघुनंदन सिंह तौलिया जी के नाम पर है। तो तौलिया जी क्या सीनियर आईएएस थे, सचिव थे, मुख्य सचिव थे यहाँ के, है ना। मारतौलिया जी, ये भी आप सुने होंगे, अधिकारी हैं बड़े बड़े। गबरियाल जी, गुंजियाल जी, और कौन है, पांगती जी। तो एक जमाना ऐसा आया कि जब यहां से बहुत बड़ी संख्या में कौन निकले, आईएएस निकले। क्यों निकले, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब में थे ये लोग, कौन, भोटिया लोग। और इन्हें क्या मिला, एक मौका मिला। तो जब ये लोग निकले तो इनके अंदर एक भाव है, एकता का भाव। मतलब जब एक निकला तो उसने 4 और को क्या किया, प्रोत्साहित किया। फिर 4 निकले, 4 ने अगले 4 को प्रोत्साहित किया। ऐसे करते करते बहुत सारे लोग उस जमाने में
1970 से और 80 के दशक के बीच में बहुत सारे क्या निकले, आईएएस निकले हैं। ये समझ में आया? ठीक। अच्छा जी, भोटांतिकों की उपजाति जो है राठ और संगोत्र में विभक्त थी, और राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। भोटांतिकों की उपजाति क्या थी? राठ या संगोत्र में विभक्त थी। राठ को भोटिया लोग बिरादरी का सूचक मानते थे। इसमें आने वाले परिवारों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते थे। उसके बाद रड़बड़ प्रथा, रड़बड़ प्रथा का प्रचलन दारमा और व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में थी। भोटिया लोग घुरमा देवता की पूजा वर्षा देवता के रूप में, जबकि घबला देवता की पूजा संपत्ति व्यापार के रूप में किया करते थे। तो इनके देवता भी कौन है? एक वर्षा के देवता जो है वो घुरमा देवता है, और जो पूजा मतलब संपत्ति व्यापार के जो देवता है वो कौन है? घबला देवता। कौन है? घबला देवता। भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। क्या कहते हैं? भोटांतिकों के समूह को स्थानीय भाषा में कुंच कहा जाता है। इतना समझ में आ गया? अब इसके अगले उसमें उत्तराखंड का इतिहास के कालखंड पढ़ेंगे हम। उत्तराखंड के इतिहास के विभिन्न कालखंड पढ़ेंगे, जिसमें 3 कालखंड इंपॉर्टेंट होते हैं, एक प्रागैतिहासिक काल, एक आद्य ऐतिहासिक काल और एक ऐतिहासिक काल। तो इसका मैं जो पूरा बताऊंगा वो अगले लेक्चर में बताऊंगा।